Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Students, today we are talking about a device which is used in our houses usually, and this device is AC generator. So your today's topic is AC generator. Now, according to the definition of AC generator, it is a device which converts mechanical energy into electrical energy. यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के काम आती है, क्योंकि हमें पता है एनर्जी ना आप जनरेट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे एसी जनरेटर कर रहा होता है। ये एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर रहा होता है। Now the working principle of AC generator. It works on the principle of Faraday law of electromagnetic induction, and Faraday law of electromagnetic induction says that the changing magnetic flux induces an EMF in a coil which is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. यानी कि फैराडे लॉ के मुताबिक किसी भी कॉइल में एक EMF इंड्यूस हो सकता है या हो जाता है अगर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल के अराउंड चेंज हो रहा हो, और ये जो ईएमएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के जो उस कॉइल के अराउंड हो रहा है, जिसकी वजह से उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ AC generator. It consists of the following parts. These parts are given in this diagram, and these parts are: first one is field magnet. It is a strong permanent magnet which produce strong magnetic field. यानी कि जो मैग्नेट आपके पास यहाँ पे शो किए गए हैं ये मैग्नेट बेसिकली आपके पास फील्ड मैग्नेट कहला रहे हैं। यानी कि एक मैग्नेट का नॉर्थ साइड शो किया गया है, एक मैग्नेट का साउथ साइड शो किया गया है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्योंकि फील्ड लाइंस मूव करती हैं तो आपके पास ये दोनों, क्योंकि इस कॉइल को इन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान रखा गया है, तो ये दोनों मैग्नेट्स यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होते हैं जिसे हम फील्ड मैग्नेट का नाम देते हैं। सेकंड, आर्मेचर. इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल माउंटेड ऑन अ एक्सेल. आपके पास ये कॉइल जो आपके पास यहाँ नजर आ रही है जिसके साइड सी डी ई और एफ है, ये कॉइल जो है आपके पास, और इसके दो साइड ए और बी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पूरी कॉइल को कंप्लीट कर रहे हैं। ये कॉइल जो है आपके पास आर्मेचर कहलाती है जो कि एक एक्सेल के साथ माउंट की जाती है। थर्ड आपके पास स्लिप रिंग्स. व्हाट आर द स्लिप रिंग्स? These are the copper rings which helps the coil to rotate in the same direction. ये जो आपके पास दो B1 और B2 करके यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये आपके पास बेसिकली स्लिप रिंग्स हैं जिसकी मदद से या जिनके अंदर कॉइल जो है वो रोटेट कर रही होती है। लास्ट, कार्बन ब्रशेस. These are made up of carbon which provide terminal for the output. यानी कि जो आपके पास ये जो आपके पास बना हुआ है जिसको आपने यहाँ पे B1 से मेंशन किया है और ये B2 से आपके पास यहाँ पे मेंशन है, ये बेसिकली दो कार्बन ब्रशेस हैं। इन कार्बन ब्रशेस का काम क्या होता है कि ये जो भी इनपुट यहाँ पर जनरेट हुआ है उसको एज अ आउटपुट बाहर सर्किट के अंदर मूव करवाती है, जो कि इस गैल्वानोमीटर में आपके पास यहाँ पे करंट को मेंशन करने के लिए लगाया गया है। इसके अंदर करंट को मूव करवा रही होंगी। तो यहाँ पर करंट जनरेट हुआ, मूव करके इन कार्बन ब्रशेस में आया और कार्बन ब्रशेस से मूव करके इस गैल्वानोमीटर की तरफ मूव कर गया। तो ये जो आपके पास कार्बन ब्रशेस हैं ये स्लिप रिंग्स के ऊपर लगे होते हैं। नाउ वर्किंग ऑफ AC generator. In AC generator, A1 is connected to side CD of the coil and A2 to the side EF. यानी कि A1 जो है वो आपके पास कॉइल के CD साइड पर कनेक्टेड है और A2 जो है वो कॉइल के EF साइड के ऊपर कनेक्टेड है। ये डायग्राम में भी आपके पास मेंशन किया गया है, अगर आप पिछली स्लाइड में इसको देखेंगे। A1 is always in contact with B1, यानी कि A1 को ब्रश B1 से कांटेक्ट में रखा जाता है, एंड A2 with B2, यानी कि A2 को ब्रश B2 के साथ कांटेक्ट में रखा जाता है। When CD moves upward, then Fleming right hand rule show that the direction of current is from C to D and E to F. जब CD अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी
तो उस वक्त हम राइट हैंड फ्रेमिंग रूल अगर अप्लाई करें उस कॉइल के ऊपर तो हमें पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो आपके पास C से D की तरफ और E से F की तरफ है। Thus the current enters the circuit at B1 and leaves at B2। तो करंट जो आपके पास जनरेट हो रहा होगा वो ब्रश 1 के अंदर से एंटर होगा और B2 से लीव कर जाएगा, यानी वहां से बाहर चला जाएगा। Half a revolution later, Fe will be in the position previously occupied by CD, यानी कि हाफ रेवोल्यूशन के बाद EF CD की जगह आ जाएगा, यानी कि उसकी पोजीशन वो हो जाएगी जिस जगह पे CD इनिशियली मौजूद था। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, और इस सूरत में जो करंट आपके पास जनरेट हुआ है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। द करंट चेंजेस एवरी हाफ रेवोल्यूशन, और करंट की डायरेक्शन हर हाफ रेवोल्यूशन के ऊपर इसी तरह से चेंज होती रहेगी। जब आपके पास करंट की डायरेक्शन बढ़ रही है और कम हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आपके पास जो ग्राफ जनरेट होगा वो कुछ इस टाइप का होगा कि इनिशियली करंट 0 है, टाइम t/4 के अंदर करंट मैक्सिमम वैल्यू पे गया, देन टाइम t/2 यानी कि हाफ टाइम के ऊपर आके करंट वापस अगेन 0 हो गया, नीचे आ गया। फिर उसके बाद करंट आप देखेंगे कि 3t/4 के ऊपर वापस मैक्सिमम आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, एंड देन अगेन कंप्लीट टी के ऊपर आके यानी कि इस पॉइंट पर आके अगेन 0 हो जाएगा, और फिर यही साइकिल कंटिन्यू रहेगी जिस तरह से वो कॉइल रोटेट करती रहेगी या जब तक वो कॉइल रोटेट करेगी। The coil has the maximum number of lines of forces passing through it when it is in vertical position, and hence the maximum number of flux linkages. Therefore, the induced electromotive force is maximum when the coil in horizontal and minimum when the coil is vertical। यानी कि आपके पास यहाँ पे जब कॉइल की रोटेशन होगी, कॉइल जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगी तो उस वक्त आपके पास मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर एरिया ऑफ कॉइल जो है वो पैरेलल साइड पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ से पास होगा, और मैक्सिमम फ्लक्स पास होने की वजह से वहां पे मैक्सिमम करंट जनरेट हो रहा होगा, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह से जब वो चेंज होकर वर्टिकल में आएगी तो वर्टिकल में आकर उसमें मैक्सिमम मिनिमम फ्लक्स पास होगा, और उस मिनिमम फ्लक्स की वजह से वहां पे जो करंट जनरेट हो रहा होगा वो मिनिमम हो जाएगा। When the horizontal sides CD and EF are moving perpendicular to the magnetic field, and so the induced EMF is maximum. When the coil is perpendicular to the field side, CD and EF are moving parallel to the magnetic field, and so the induced EMF 0। वही बात कि जब आपके पास ये पैरेलल और परपेंडिकुलर आएंगी तो इस सूरत में आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम करंट पास हो रहा होगा उस कॉइल के अंदर से। Suppose the coil is rotating with angular velocity ओमेगा। हम सपोज करते हैं कि अगर आपके पास कॉइल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है एंड एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी इंस्टेंट टी के ऊपर, तो थीटा बी द एंगल विच द कॉइल मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सूरत में आपके पास जो एंगल बनेगा थीटा वो मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ बन रहा होगा। इफ n is the number of turns of the coil, then the flux through the coil of area A is। अगर आपके पास n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है तो उस एरिया के अराउंड या उस एरिया में से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो हम यहाँ देखते हैं। वो मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। फाई क्योंकि बराबर होता है बी डॉट ए के, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बराबर होता है बी डॉट ए के। यहाँ n जो है आपके पास वो शो कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को, तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट को अगर रिमूव करें तो आपके वैल्यू आ जाएगी बी ए एन कॉस थीटा। Now theta is equals phi is equals to bn cos omega t, क्योंकि थीटा की वैल्यू ओमेगा टी के बराबर होती है तो आपके पास थीटा की जगह ओमेगा टी यूज कर लिया। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, और यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी वो बराबर होगी E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, क्योंकि हम फैराडे लॉ की प्रिंसिपल से कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी यूज किया। डेल्टा एज इट इज रहने दिया, डेल्टा टी ऐसे रहने दिया, फाई की जगह फाई की वैल्यू एन ए बी कॉस ओमेगा टी पुट कर दी विद नेगेटिव साइन जो आपके पास यहाँ पे शो किया जा रहा है। जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं यानी कि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं एन ए बी यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, ये तीनों आपके पास कांस्टेंट है, ये तीनों आपके बाहर आ जाएंगे। जबकि आपके पास जो चेंजिंग वैल्यू है वो बेसिकली वो एंगल है जो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के दरमियान बढ़ रहा है जो कि ओमेगा
cos ओमेगा टी के बराबर है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं यानी डेरिवेट करते हैं इसको cos ओमेगा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी को, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है E is equals to minus NAB as it is, और इसकी जगह जो आंसर आया वो आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर। नाउ इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो E is equals to NAB cos साइन ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा। Now for maximum value of induced EMF sin ओमेगा t is equals to 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है फ्लक्स की इंड्यूस ईएमएफ की, तो हम ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी की जगह आपके पास 1 की वैल्यू आनी चाहिए। और वो कब आती है आपके पास, जब आपके पास साइन ओमेगा टी 90 डिग्री के बराबर होगा। जब ये 90 डिग्री बराबर होगा तो आपके पास मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ जो आएगी वो आ जाएगी एन ए बी ओमेगा के बराबर। और जब इसी वैल्यू को आप फॉर्मूले में पुट करते हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया था उसको E is equals to एप्सिलॉन E is equals to E मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, यानी E मैक्सिमम की जगह आपके पास वापस आ जाएगा एन ए बी ओमेगा। तो ये वही फॉर्मूला हो जाएगा जो किसी भी इंस्टेंट के लिए है, लेकिन जब हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो ये E is equals to E maximum sin omega t के बराबर आ जाएगा। Now the final formula for the EMF induced in the AC generator is E is equals to E maximum sin omega t की जगह 2 pi f t आपके पास यहाँ पे लिख दिया जाता है। Now for the better understanding of this topic you can watch this video, जो कि आपके पास यहाँ पे लिंक दिया गया है, इससे आप देख के इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। Student, the next topic is about another useful device which we used in our home. This device is known as AC motor. Now the next AC motor. AC motor, according to the definition of AC motor, an AC motor convert electric energy into mechanical energy, यानी कि ये वाइस वर्सा प्रोसेस है जनरेटर का, यानी जनरेटर की अपोजिट ये डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रही होती है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, एन AC motor has two basic electrical parts, a stator and a rotor. किसी भी मोटर के अंदर ये दो बेसिक पार्ट होते हैं, एक को हम स्टेटर कहते हैं और एक को हम रूटर का नाम देते हैं। The stator in the stationary electrical component, it consists of a group of individual electromagnets arranged in such a way that they form a hollow cylinder with one pole of each magnet facing towards the center of the group. The term stator is derived from the word stationary. The stator then is the stationary part of the AC motor. यानी कि स्टेटर बेसिकली आपके पास वो इलेक्ट्रिकल पार्ट या वो सर्किट है जो किसी भी मोटर के अंदर स्टेशनरी कंडीशन में मौजूद होता है, और जब इसमें से करंट पास होता है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड उस हॉलो पार्ट के अंदर एंटर हो जाती है जो कि इस स्टेटर के पास मौजूद होता है या इस स्टेटर के दरमियान मौजूद होता है, क्योंकि बहुत सारी कॉइल्स इस तरह से अरेंज की जाती है कि आपके पास एक सिलेंडर जनरेट हो जाता है जिसका सेंट्रल पार्ट जो है वो एम्प्टी है, और उस एम्प्टी सिलेंडर पार्ट को मैग्नेटिक फील्ड से फिल किया जाता है। किस मैग्नेटिक फील्ड से, जो कि कॉइल के अंदर जनरेट होती है ड्यू टू द करंट मोशन। The rotor is the rotating electrical component. It consists of group of electromagnets arranged around a cylinder with the poles facing towards the stator poles. The rotor is located inside the stator and is mounted on the AC motor shaft. यानी कि आपके पास रूटर जो होता है वो भी आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि उस सिलेंडर के जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अरेंजमेंट की वजह से बना है, उस सिलेंडर की एम्प्टी साइड के अंदर इसको फिट किया जाता है, रोटर को लोकेट किया जाता है और इसके साथ एक शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया जाता है जो मोटर के मोशन को शो कर रही होती है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है
ये पार्ट जो आपके पास, ये आपके पास स्टेटर है, यानी कि आपके पास स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा। ये आपके पास रूटर है, रूटर के अराउंड ये जो आपके पास नजर आ रही है रेक्टेंगुलर शेप में, ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो इस रूटर के ऊपर मौजूद है, और ये जो आपके पास है ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं जो आपके पास स्टेटर के अंदर मौजूद हैं। इन दोनों को आपस में कंबाइन किया जाता है, यानी कि इस एम्प्टी जगह पर इस रूटर को ले जाके फिक्स किया जाता है। ये आपके पास शाफ्ट मौजूद है, यहाँ पर दिखाई गई है, ये शाफ्ट शो कर रही होती है कि मोटर मूव कर रही है या नहीं कर रही। The term router is derived from the word rotating. Router जो है rotating से derive हुआ है, जाहिर सी बात है, हमें नाम से पता चल रहा है। The router then is the rotating part of the AC motor. The objective of these motor component is to make the router rotate, which in turn will rotate the motor shaft. This rotation will occur because of the previously discussed magnetic phenomena that unlike magnetic poles attract each other and like poles repel. If you progressively change the polarity of the stator poles in such a way that their combined magnetic field rotate, then the rotor will follow and rotate with the magnetic field in the stator. यानी कि आपके पास यहाँ पर वही बात की जा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमेशा लाइक पोल्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। ये जो आपके पास अट्रैक्शन रिपल्जन है, ये बेसिकली उस रोटेटर को मूव करवाने के लिए हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि रोटर जो है वो फ्री टू मूव है, जबकि स्टेटर जो है वो आपके पास स्टैटिक कंडीशन में मौजूद है। यहाँ आपके पास जैसा दिखाया जा रहा है कि आपके पास ये साइड जो है ये आपका रूटर है, रूटर के अंदर मौजूद कॉइल जो है वो इस पूरे रूटर को नॉर्थ और पोल साइड बना के एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के अंदर चेंज कर देती है, या आप ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये आपके पास स्टेटर लगे हुए हैं, इनसे जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस रूटर के मैग्नेटिक फील्ड से कंबाइन होकर इसे रोटेट करवाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपका मोटर रोटेट कर रही है। इस प्रोसेस को आपने इससे पहले एक और टॉपिक में डिस्कस किया है जो कि टॉर्क का प्रोसेस था, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ये प्रोसेस वही है, उसी फिनोमेना के बेस पे इस मोटर को डिजाइन किया जाता है। The stator has 6 magnetic poles and the rotor has 2 poles at time 1. Stator poles A1 and C2 are north poles and the opposite poles A2, C1 are southern poles. The S pole of the rotator is attracted by the two N poles of the stator, and the two south poles of the stator attract the N pole of the rotor. At time 2, the polarity of the stator poles is changed so that now C2 and B1 and N pole and C1 and B2 are S poles, their south poles. The rotor then is forced to rotate 60 degrees to line up with the stator poles as shown in the figure. At time T3, B1 and A2 are N of the N pole of the magnet. At time 4, A2 and C1 are north pole of the magnet. As each change is made, the opposite poles of the stator attract the poles to the rotor. Thus, a magnetic field of the stator rotates. The rotator is forced to rotate with it. यानी कि आपके पास जैसे जैसे टाइम गुजरना शुरू होता है, आपके पास कॉइल्स A1, C1, B2, A2 ये चेंज होती रहती हैं, यानी कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही होती है, और इस डायरेक्शन चेंज की वजह से वो रूटर रोटेट कर रहा होता है। Now for the better understanding of this topic you can watch this video, जिसका लिंक यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और देखने के बाद आप इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। Thank you students. If you have feel any problem or if you feel any trouble, so you can ask me through my WhatsApp number and Google Classroom. Thank you again.